मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज हम हर बार की तरह मैं हूं ना सीरीज के 10 क्वेश्चन देखेंगे। इन 10 क्वेश्चनों में बहुत सारे अतिरिक्त क्वेश्चन भी आते हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, जिससे आपके 10 क्वेश्चन ना होकर 10 से अधिक क्वेश्चन हो जाएंगे। कभी 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चनों के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो परीक्षा हॉल में आते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम देखते हैं मिरी पहाड़ियां और डालमा पहाड़ियां। पहले क्या है? डालमा पहाड़ियां और मिरी पहाड़ियां। ये कहां पर है? डालमा पहाड़ी कहां है और मिरी पहाड़ियां कहां पर हैं? तो देखिए हम ये जो पहाड़ियां हैं, वैसे तो आपको जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे तो हम ये आपको ये बता रहे होंगे कि हिमालय की श्रृंखला कहां से कहां तक है, पश्चिमी घाट कहां पर है, पूर्वी घाट कहां पर है, विंध्यन पर्वत कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत कौन सा है। लेकिन ये पर्वत बहुत बार आते हैं। जब बहुत बार आते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। लेकिन कुछ पर्वत ऐसे हैं छुपे हुए होते हैं, जैसे डालमा पहाड़ियां, जैसे मिरी पहाड़ियां। ये एक बार आएंगी आपकी, हम आपको ज्योग्राफी कराएंगे, फिर ये आपकी नहीं आएंगी रिवीजन में, तो उससे क्या होगा? आप भूल जाओगे। तो हम आपको ऐसी पहाड़ियों के बारे में पहले लिखा रहे हैं जिनको आप भूल सकते हैं। तो ये वो पहाड़ियां जो भूल सकते हैं लेकिन पेपर में आती ही आती हैं। तो जो डालमा पहाड़ी है, ये झारखंड में कहां पड़ती है? झारखंड में। और मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। डालमा पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं, वहां पर है। और मिरी पहाड़ी ये हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है? अभी डालमा पहाड़ियां झारखंड में है और मिरी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं भारत का विस्तार। क्या देखते हैं? भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। देखिए, भारत का विस्तार देखना है तो हमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार को समझना होगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतीय विस्तार क्या होता है। अब आप मानिए हमारी पृथ्वी है जो इस तरह से गोल है। कैसी है? गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है या गोलाभ है? गोलाभ, जियोड है। क्या है वो? जियोड है। गोलाभ का मतलब क्या है? अगर आप किसी बॉल को लो और बीच में से थोड़ा सा दबा दो जिससे उसके कोने उभर आए, उसे कहते हैं गोलाभ। क्या कहते हैं उसे? गोलाभ। तो हमारी पृथ्वी गोल है और लगभग 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हमें इस पृथ्वी का अध्ययन करना है तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे हम इसका अध्ययन कर सकें। तो हमने क्या किया? इसको विभिन्न भागों में बांट दिया। हमने पृथ्वी के बीच में एक लाइन की। क्या की हमने? लाइन की, और एक सीधी लाइन की। कैसी लाइन की? सीधी लाइन। और पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे। आप ये समझते हैं कि बोर्ड में उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। अगर ये बोर्ड है तो इसका नॉर्थ किधर है? नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ कहां है? नीचे है। और इधर क्या होगा? ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट। या पूरब? पूर्व होगा। इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। आपको कैसे याद करना है? कभी आपने क्रिश्चियन लोगों को देखा है दुआ मांगते हुए? तो यहां क्या बोलते हैं वो लोग? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्योंकि ईसाई लोग कहां रहते हैं? वेस्ट में। कहां रहते हैं? तो सबसे बाद में कहां पहुंचते हैं वो? वेस्ट में पहले। तो आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। तो इधर क्या होगा? इधर होगा नॉर्थ। क्या होगा इधर? नॉर्थ। इधर क्या होगा? साउथ। ठीक है, तो पृथ्वी को बीचों बीच में से काट दिया गया। कैसे काट दिया गया? बीचों बीच में से एक लाइन खींच दी गई चारों तरफ। पॉज करना। जैसे अगर हमें ये हमारी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी जैसी नहीं है, फिर भी हम समझ सकते हैं कि हमारे पास संसाधन थोड़ी से कम है अभी। अगर इसको हम बीच में से काटना है तो ऐसे काटना होगा, ऐसे तो काटना होगा। अगर ये हम ऐसे समझते हैं, ऐसे नोक निकली हुई पृथ्वी की, ऐसे इधर नोक निकली हुई है, अगर हम इसको काटते जाएंगे और ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? लाइनें छोटी होती जाएंगी। लाइनें क्या होंगी? छोटी होती जाएंगी और यहां पे आकर एक बिंदी रह जाएगी। क्या रह जाएगी? बिंदी। तो अगर हम इस लाइन में ऐसे ही करते जाते हैं
तो क्या लाइन है, छोटी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? तो आप कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ध्रुवों की तरफ जाने पर छोटी होती हैं, और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो क्या है, एक पॉइंट के रूप में है। कितने हैं? पॉइंट के रूप में है। अगर हम इसको हम क्या माने, 0 डिग्री माने। कितना माने? 0। यहां से शुरुआत की हमने 0 डिग्री से, ठीक है। तो ऊपर बढ़ते बढ़ते अगर यहां पर कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर ये क्या पड़ गया, इस पर एक लाइन पड़ गया। क्या बोलते हैं इसे? परपेंडिकुलर। हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसे? परपेंडिकुलर। तो अब ये सीधा पड़ गया तो 90 डिग्री हो गया, तो यहां पे 90 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको यहां खींचे तो यहां पे भी 90 डिग्री होगा। सही बात है। अब ये 90 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री नॉर्थ है। क्या है ये? 90 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो इसको हम और इसको, ये दो भागों में बट गया, इसको हम हाफ कह सकते हैं। तो इसे क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हाफ। क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ हाफ या उत्तरी गोलार्ध। और इसे क्या बोल सकते हैं? साउथ हाफ। क्या बोल सकते हैं? साउथ हाफ या दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा। समझ में आ गया? गोले का आधा। तो ये नॉर्थ हाफ है, ये साउथ हाफ है। ये दक्षिणी, जो उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो आपको समझ में अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अगर हम पृथ्वी के बीच में एक ऐसी रेखा खींच लें, ठीक है, और इसके ऊपर रेखा खींच रहे हैं, इसके नीचे रेखा खींच रहे हैं, तो ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। क्या है ये? अक्षांश रेखाएं। अब हमें पता करना है कि भारत कहां पर है, तो हमें इस रेखाओं के आधार पहले क्या देखना होगा कि वो साउथ हाफ में है, नॉर्थ हाफ में है। तो मैं आपको बताऊं, भारत साउथ हाफ, सॉरी नॉर्थ हाफ में है। किसमें है? नॉर्थ हाफ में। अब मान लो कि भारत यहां पर है, ठीक है, और ये क्या है आपका 1 8 9 10, यहां पे मान लो 37, ऐसे करके ऐसी संख्या बढ़ रही है। हमारा गोला छोटा है, जगह कम है, तो हम लोग उन्हें एक सिंबल मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ता जाएगा। तो 90 डिग्री तक कितनी लाइनें होंगी? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कितनी लाइनें होंगी? नहीं होंगी, 89 होंगी। क्यों? मैंने क्या बताया, नॉर्थ पे क्या, वो तो एक बिंदु है, पॉइंट है। तो नीचे कितनी होंगी 90 डिग्री तक? 89। कितनी लाइनें होंगी? अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो लोग क्या लगाएंगे? 180 माइनस 2। कितनी लगाएंगे? 178। क्यों? ये दो कहां निकल गए? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये बिंदी है, केवल क्या है? पॉइंट के रूप में है। तो हमारे पास कितनी अक्षांश रेखा है? 178। समझ में आ गया? तो हमारे पास 178 रेखाएं हैं। अब हमने माना कि ये हमारा किसमें है? नॉर्थ पोल में है भारत। किसमें है? नॉर्थ पोल में। अब जो ये नॉर्थ पोल में है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, मतलब यहां मान लो 8 डिग्री पर से लेकर 37 डिग्री पर है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि यहां पर है और इन दोनों के बीच में है। किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चल पाया कि ये जो 8 डिग्री 6 मिनट और 37 डिग्री 4 मिनट है वो यहां भी होगा, यहां भी होगा। अभी यहां है, ये कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया, सीधी लाइन खींची। कैसी लाइन खींची? सीधी लाइन है। कैसे खींची? सीधी लाइन। और इन सीधी लाइनों को फिर हमने कैसे मिलाया? ऐसे करके बनाया, ऐसे करके इन लाइनों को बनाया और इनको बोला हमने देशांतर रेखाएं। क्या बोला? देशांतर रेखाएं। देशों के अंतर के हिसाब से रेखाएं। क्या बनाया? ऐसे हमने बनाई और ये बन गई देशांतर रेखाएं। क्या बन गई? ये गोल क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। अब आप सोचो, हमने इसको तो ऐसे काट लिया, लेकिन इस पर जो लाइनें हैं ये कैसी हैं? ऐसे हैं। अब हमने इसका तो बीच नाप लिया कि ये था, लेकिन इसका बीच कैसे नापे? अगर हम इससे एक लाइन यहां खींचते हैं, ये भी बीच है। हम अगर लाइन ये यहां खींचते हैं तो ये भी बीच है, नहीं है? क्योंकि ये तो सब बराबर है। तो इसका क्या किया, हमने इसको मान लिया बीच कहीं पर। हमने ग्रीनविच, जो इंग्लैंड में एक स्थान है, वहां से जो लाइन गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? जो देशांतर रेखाओं की पहली रेखा है, क्या बोलते हैं उसे? पहली, मत फर्स्ट रेखा मानते हैं। क्या मानते हैं उसे? फर्स्ट रेखा। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर हम ऐसे करके लाइनें खींचते हैं और ये कहां मिलती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल पे मिलती है। कहां मिलती है सारी रेखाएं, ये नॉर्थ और साउथ पोल पे मिलती हैं, मिलती है नहीं मिलती हैं। तो अगर, क्योंकि हम कोई भी रेखा यहां से खींचे, ऐसे कर खींचेंगे, चाहे वो ऐसे कर खींचे, मिलेगी तो यहीं पर आकर और यहीं आकर। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि यहां ना मिले? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है। अगर हमने इसको ऐसे करके कोई लाइन खींची, आप समझिए, ऐसे करके हम एक लाइन खींच रहे हैं और ये हम लाइन ऐसे करके इसको ले जा रहे हैं, कहां पहुंच गई, हाँ सही है। तो एक तो ये यहां पर मिलेगी। अब जो हमने ये लाइन खींची है, ये लाइन है आपकी, ये यहां मिल रही है एक तो, और ये कहां मिल रही है, और ये यहां मिल रही है। तो यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है। अगर हम दूसरी लाइन खींचते हैं ऐसे करके, तो ये भी यहीं मिलेगी और ये भी फिर यहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये जितनी भी देशांतर रेखाएं वो कहां मिलती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के पास जाकर मिल जाती हैं। इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब हमने ये पता कर लिया कि हमारा जो भारत है वो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट के बीच है। कितने बीच है, 8 डिग्री। अब हम ये पता कर लें कि कितने देशांतर के बीच है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब मान लो ये यहां पर होता है, यहां पर और यहां पर और यहां पर और यहां पर, ठीक है। मान लो कि ये यहां है, यहां है, यहां है। तो अब कंफर्म हो गया देशांतर अक्षांश से कि हमारा भारत कहां पर है? अगर केवल अक्षांश रेखा होती तो क्या हम पता कर पाते, और केवल देशांतर रेखा होती क्या हम पता कर पाते? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने ये लिखा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? भाई मैं क्या बोल रहा हूं, नॉर्थ ही नॉर्थ बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा किसमें, नॉर्थ पोल में ही तो है। हम नॉर्थ से साउथ पोल में तो गए नहीं है। भारत का जो दिशाएं हैं वो हो सकती है उत्तर पश्चिम हो, भारत की दिशाएं, लेकिन पृथ्वी के नॉर्थ हिस्से में है ना केवल। पृथ्वी कौन से हिस्से में, केवल उत्तरी हिस्से में हम। बात समझ में आ गया? अब कभी कभी समस्या क्या है, तो लोग समझते हैं कि यहां नॉर्थ आया तो यहां साउथ आना चाहिए, लेकिन पृथ्वी क्या, हम पृथ्वी के अनुसार नाप रहे हैं। क्या नाप रहे हैं? अच्छा, अब हमने एक ये रेखा खींची बीच में जो ग्रीनविच से निकली है, हमने इसके इधर क्या माना, क्योंकि इधर क्या होता है, पश्चिम, और इधर क्या होता है, पूर्व। इधर क्या होता है, पूर्व। तो हमने इधर पश्चिम माना, इधर पूर्व माना। अगर भारत हमारा इधर है तो कहां है, पूर्व में या पश्चिम में? पूर्व में। अगर पूर्व में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का फायदा क्या होता है, किसी जगह की अवस्थिति के बारे में पता चल जाता है। जैसे आप अगर कोई शॉप खोलते हैं, कोई कोचिंग खोलते हैं, तो आप लोग देखते होंगे जब पेपर देने जाते हैं तो आपने अपने गूगल में शुरू किया जीपीएस, और जीपीएस के माध्यम से उस जगह आप पहुंच गए। लेकिन वास्तव में जीपीएस कर क्या रहा है, वो देशांतर और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही आपको पहुंचा रहा है। उसमें मैपिंग की गई है, रोड डाले गए हैं, लेकिन वो जगह वहां है, ये कैसे पता चलता करता है, वो देशांतर अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। जैसे मुझे इस मकान में कोचिंग खोलने के बाद पता करना है, गूगल पे लोग ढूंढ सके इसे, तो मुझे क्या करना होगा, इस जगह की देशांतर और अक्षांश रेखाएं डालनी होंगी। क्या डालनी होंगी, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखा डालनी होंगी। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, कोई दिक्कत किसी को? तो हमें अक्षांश और देशांतर रेखा, अब मैंने आपको ये लिखाया क्यों, क्योंकि ये नंबर है। ये नंबर क्या होगा, जब मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा उस समय ये छोटा सा टॉपिक होगा, मैं नंबर लिखा के चला जाऊंगा, लेकिन आपको ये नंबर याद नहीं होंगे। लेकिन अगर हम अभी लिखा देंगे आपको, आप इन नंबरों को याद करने लगेंगे, तो ये टॉपिक जब भूगोल में दोबारा समझ रहे होंगे तो वहां पर आपको उनमें दिक्कत नहीं आएगी। मेरे ख्याल से आप सभी ने पहली बार अक्षांश रेखा देशांतर रेखाओं को इस तरह से मैप में देखा होगा, क्योंकि आपने तो कहानी सुनी है कि जो पृथ्वी है वो गाय के सींग पर रखी है, जब गाय थक जाती है तो उसने दूसरे सींग पर रखती है, वो समय उछालती कैसे अपने उसको, और जब उछालती है तब भूकंप आता है। ये सब जब ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, या शेषनाग के फन पर रखी हुई है, ना तो शेषनाग के फन पर रखी हुई है और ना ही वो गाय के सिंग पर रखी हुई है। समझ में आ गया? अगर वो गाय के सिंग पर लगातार घूमती रहती और गाय का सिंग पहना होता है, सोचो समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? हमारी टेबल में छेद हो जाता पूरा। अरे ये क्या निकला है, गाय का सिंग है भाई। तो कि इलाहाबाद के नैनी से हमारा समय, मानक समय डिसाइड होता है। सतपुड़ा पर्वत, क्या पढ़ते हैं, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है,
ब्लॉक पर्वत। अब आप सोच रहे होंगे ब्लॉक पर्वत क्या होता है। जैसे कोई ये पर्वत है, अब इसके आसपास का ये क्षेत्र था ऐसे करके, अब ये क्षेत्र क्या हो, ये ब्लॉक पर्वत ऐसे ही रहे और ये क्षेत्र नीचे धस जाए। क्या धस कर जाए, ये हिस्सा नीचे धस जाए। क्या धस जाए, नीचे। तो इसको क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत। क्या कहेंगे इसे, ब्लॉक पर्वत। और जो धस गया नीचे हिस्सा, इसे कहेंगे भ्रंश घाटी। क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी। और इधर भी क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी। तो आपको समझ आया ब्लॉक पर्वत क्या होता है। ब्लॉक पर्वत वह पर्वत होता है इसके आसपास का हिस्सा नीचे धस जाता है और भ्रंश घाटी बन जाती है। तो कह सकते हैं भ्रंश घाटी जिस पर्वत के चारों तरफ होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत है, तो इसका मतलब निश्चित है इसके दोनों तरफ क्या होंगी, भ्रंश घाटियां होंगी। क्या होंगी, एक भ्रंश घाटी है उसमें दोनों तरफ भ्रंश घाटियां, एक में नर्मदा नदी बह रही है भ्रंश घाटी में, कौन बह रही है, और एक में ताप्ती नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यह किन नदियों के बीच है। तो एक तरफ क्या बह रही है, नर्मदा, एक तरफ क्या बह रही है, ताप्ती। ऊपर की तरफ क्या बह रही है, नर्मदा, और नीचे की तरफ ताप्ती। तरफ क्या बहती है, नर्मदा, एक तरफ ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये, अब आपसे पूछे दो ऐसी नदियों के नाम बताओ जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो आप क्या नाम बताओगे, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा जो नदी है ये, और जो ताप्ती नदी है ये कहां गिरती है, अरब सागर में। कहां गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। कहां गिरती हैं ये, अरब सागर में। हमारी क्या है, हमारे देश की जो अधिकांश नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहां गिरती हैं, बंगाली। तो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्या है, धूपगढ़। कौन सी चोटी है, धूपगढ़ चोटी है। और यह महादेव पर्वत पर, किस पर है, महादेव श्रेणी पर। अगर अब सतपुड़ा पर्वत पर कौन सा जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी का जलप्रपात है, उसका नाम बहुत अच्छा है। आप लोग अगर इसे एक बार सुन लेंगे तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि इसकी इतना धुआंधार है इसका नाम कि आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको, इसका नाम कैसा है, एकदम धुआंधार। ये इसका नाम यही है, धुआंधार जलप्रपात। क्या है, धुआंधार जलप्रपात। देखिए प्रत्येक जलप्रपात किसी ना किसी नदी से जुड़ा होता है क्योंकि वो नदी वहीं से निकलती है। तो ये क्या है, नर्मदा नदी पर। किस पर है ये, नर्मदा। लैगून झील, लैगून झीलों के उदाहरण क्या देखते हैं हम, लैगून झीलों के उदाहरण। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अरे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है पता आपको, कैस्पियन सागर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पता कौन सी है, सुपीरियर झील। कहां पड़ती है ये, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। तो लैगून झीलें भारत में कौन कौन सी हैं, एक तो है चिल्का। कौन सी है, चिल्का। ये पड़ती है आपकी ओडिशा में। किसमें पड़ती है, ओडिशा में। किसमें पड़ती है, उड़ीसा में। एक है आपकी पुलिकट, आप राज्यों के नाम अपने आप लिख लें। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कहां पर है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, हाँ। एक है अष्टमुड़ी, एक है वेवनाथ। कौन सी है, जो वेवनाथ और अष्टमुड़ी हैं ये पड़ती है केरल में। कहां पड़ती हैं, केरल में। देखते मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी झील, भारत की सुपीरियर तो कनाडा और अमेरिका में है, बूलर झील। कौन सी झील है, बूलर झील। आपने कभी सुना बूलर झील के बारे में, कहां पर है ये, बूलर झील जम्मू कश्मीर में। कहां पर है ये, बूलर झील, ये कहां पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील विश्व की कैस्पियन सागर है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर झील है। ऐसे ही भारत में हम दो स्तर पर देखेंगे, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील है। और भारत की सबसे बड़ी, ये खारे से मतलब नहीं है, भारत की चाहे मीठा हो चाहे खारा हो, सबसे बड़ी झील ये है चिल्का। कौन सी है, देखते हैं ज्वालामुखी झील का उदाहरण। क्या देखते हैं, ये है लोनार झील। क्या है, लोनार झील, महाराष्ट्र में। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में। भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील यह है पेरियार झील, केरल में सबसे बड़ी झील। लिखा है रामसर स्थल। ये रामसर स्थल क्या होते हैं, एक रामसर शहर है। क्या है, एक रामसर शहर जो कैस्पियन सागर झील के पास है। और कैस्पियन सागर झील क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ईरान का एक शहर है, कैस्पियन सागर झील जैसे ये है, और यहां पर के किनारे एक शहर है, और ईरान का हिस्सा अगर ये है तो यहां पर एक शहर है। क्या है, यहां पर एक शहर।
यहां पर 1972 और तारीख थी 2 फरवरी। कितनी थी? 2 फरवरी 1972 को एक सम्मेलन हुआ रामसर में, और इस सम्मेलन में यह कहा गया कि जितनी भी आर्द्रभूमि वेटलैंड हैं, वेटलैंड का में झीलें भी आती हैं, ज्वालामुखी भी आते हैं, जितने भी गीले पानी के क्षेत्र होते हैं, पानी और स्थल ऐसे क्षेत्र, वहां पर क्या होती है? जैव विविधता अधिक होती है, जीव अधिक पाए जाते हैं। जिसे आप कीड़े कहते हैं, मकोड़े कहते हैं, हम लोग जीव कहते हैं उन्हें, वो जैव विविधता बढ़ाते हैं, ऐसे जीव अधिक पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों का क्या हो, संरक्षण किया जाए कि मानव लगातार क्या कर रहा है, उनमें जो अवशिष्ट है उसको लगातार बाहर आए, कारखानों के जो अवशिष्ट हैं वो बाहर आए, और कारखानों के अवशिष्ट में क्या होता है? रसायन मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? रसायन। उन रसायनों से क्या हो रहा है? जीवों की हत्या हो रही है और जैव विविधता हमारी कम हो रही है। तो 2 फरवरी 1972 को ईरान के रामसर में, जो कैस्पियन सागर के पास है, कहां पर है? निकट है, तट पर है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ, और वहां पर कहा गया कि हम अपनी एक लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एक लिस्ट, उनमें ऐसे स्थलों को शामिल करेंगे जो खतरे में है या जो महत्वपूर्ण है जैव विविधता की वजह से। क्या है? महत्वपूर्ण है, खतरे में नहीं, केवल महत्वपूर्ण भी है। कैसे भी है? महत्वपूर्ण भी है। उनको क्या करेंगे? शामिल करेंगे, और उनका फिर संरक्षण शुरू करेंगे। क्या करेंगे? मतलब उसके लिए हम विश्व बैंक क्या देगी? उस पैसा देगी। क्या देगी? पैसा देगी। तो जब 1972 2 फरवरी को शुरू हुआ, तो हमने बहुत सारे स्थलों को शामिल किया गया। आज लगभग भारत के 75 स्थल शामिल हैं रामसर साइट में। पिछले लगभग 2-2.5 साल में भारत के 23 स्थल शामिल हुए, और इतने शामिल हुए जितने थे नहीं, उससे 4 गुने 2 गुने हो गए। आज 75 हो गए हैं। अब 75 के आपको नाम नहीं याद करने, लेकिन जो नए शामिल होते हैं उनके नाम याद करने होते हैं। क्या करने होते हैं? इसके अलावा कुछ जो पहला है, पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया? तो चिल्का झील ऐसी पहली साइट थी जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो चिल्का झील क्या है? एक रामसर साइट है। क्या है? अब देखो, ज्वालामुखी से भारत में बनी है, तो लोनार झील क्या है? एक रामसर साइट है। क्या है ये? रामसर साइट है। बात समझ में आ गया? तो आप इनके आगे लिख सकते हो कि रामसर साइट। अब आप अगला देखते हैं, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील है। कैसी झील है? तो बताओ किस राज्य में हुई हुसैन सागर झील? तेलंगाना। जो और तेलंगाना गठन कब किया गया था? कौन सन में? 2014 में। कब किया गया था? लिखा है मैंने, 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। किससे अलग करके? आंध्र प्रदेश से अलग करके। आंध्र प्रदेश कौन सा पहला राज्य था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। उसके बाद भाषाई आधार पर गठन की मांग तेज हुई, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? के अध्यक्ष फजल अली थे। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच झील हुसैन सागर झील। कौन सी झील है? जब किसी झील के या किसी नदी के दोनों तरफ क्या हो, शहर बसे हो आमने सामने, उन्हें जुड़वा शहर कहते हैं। तो हैदराबाद सिकंदराबाद कैसे हैं? जुड़वा शहर के उदाहरण हैं। क्या है ये? जुड़वा शहर के उदाहरण हैं। कोई दिक्कत? अब देखते हैं नदियों के बीच, नदियों के किनारे स्थित शहर मुरादाबाद। पहले तो बताओ, मुरादाबाद किस प्रदेश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। किस में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद किस नदी के किनारे है? रामगंगा नदी। किसके नदी किनारे है? रामगंगा नदी किनारे। किस नदी किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे। और हैदराबाद जिस नदी के किनारे है उसका नाम बहुत अच्छा है, मूसी नदी। क्या है? मूसी नदी। हैदराबाद में क्या है? मूसी नदी। तो हैदराबाद किस नदी किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी किनारे। किस नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे है। अब जो आगरा है, आगरा किस नदी के किनारे है? ये कौन बताएगा? यमुना नदी किनारे। किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे। कानपुर किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। किस नदी किनारे है? गंगा। और संगम कहां पर है? राजघाट कलकत्ती जी कहां पहुंच गए तुम? इलाहाबाद में। संगम कहां पर है? इलाहाबाद में। भूल गए? जहां पर पुण्य कमाने जाते हो, पाप धोने जाते हो, है? संगम का मतलब क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां इलाहाबाद में आकर मिलती हैं। वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त नदी है, तो केवल गंगा और यमुना नदी आकर मिलती हैं। ठीक है? अगर आपको संगम के दर्शन करने हैं तो कुछ मुझ में वीडियो डले हैं। मैं कुछ समय पहले गया था, नाव की यात्रा भी की थी मैंने। समझ में आ गया? और
स्नान का तो मैंने वीडियो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने नहीं किया था, लेकिन बाढ़ थी उसमें पानी ज्यादा था इसलिए मना भी किया गया था मुझसे। तो आप देख सकते हैं कि नाव में नौका विहार चल रहा है और किस तरह से पतवार धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, हम किस मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। एक नौका विहार सुमित्रानंद पंत की एक कविता है, उसको पढ़ें, उसके बाद मेरी नौका विहार देखें, लगेगा कैसे पतवार आगे बढ़ती है धीरे धीरे। तो अब लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। गोमती एक्सप्रेस यहीं चलती है, गोमती नदी किनारे। कौन सा है? गोमती नदी किनारे। तो मुरादाबाद रामगंगा नदी किनारे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे, आगरा यमुना नदी किनारे, कानपुर यमुना नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। कहां ध्यान है किसका? गंगा नदी किनारे। लखनऊ गोमती नदी किनारे। बात समझ में आ गया? अब मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। हैदराबाद किस राज्य में है? तेलंगाना। भी तो बताया, भूल गए? तो आवाज तेज आनी चाहिए ना। हैदराबाद किसके किनारे है? तेलंगाना। सब बोला करो। मिस्ट्रल और ब्लैक रोलर स्थानीय पवनें। ये स्थानीय पवनें जानते हो क्या होता है? कभी आपने लू का नाम सुना है? लला लू चल रही है, कान बांध के जाइए, बाहर बंद करिए, नहीं तो लू लग जा भाई, तू बीमार पड़ जाएगा। तो लू क्या है? एक गर्म हवा है। क्या है? और भारत की ये स्थानीय हवा है। भारत जो लू चलती है, भारत और हमारे बालक पाकिस्तान की चलती है। तो ऐसे मिस्ट्रल और ब्लैक रोलर दो हवाएं हैं। क्या है? दो हवाएं हैं जो चलती हैं। अब उसमें मिस्ट्रल क्या है? स्पेन में चलती है। कहां चलती है? स्पेन एक देश का नाम है। क्या है? स्पेन एक देश का नाम है जो यूरोप का देश है। किसका देश है? और ये ठंडी हवा है। कैसी हवा है? ठंडी हवा। ऐसे ब्लैक रोलर, नाम ही ब्लैक है, ब्लैक रोलर कहां की हवा है? स्थानीय हवा अमेरिका की। ये गर्म हवा है। कैसी है? ये वहां के लिए वरदान है। ब्लैक रोलर क्या है? हवा वहां के लिए वरदान है। क्योंकि इस प्रकार हमने मैं हूं ना सीरीज में 10 क्वेश्चन देखे आपके। आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। मैं एक बार 1 मिनट के अंदर इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन आपको करा देता हूं। डालमा पहाड़ियां झारखंड में है, वहीं मिरी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। वहीं देशांतरी विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक है। सतपुड़ा पर्वत या पहाड़ी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। नर्मदा ताप्ती कंस घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव श्रेणी पर है। और कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार। कौन सा है? और ये किस नदी का जलप्रपात है? नर्मदा नदी का। लैगून झीलों के उदाहरण चिल्का, पुलकट, अष्टमुड़ी और वेवनाद हैं। वहां चिल्का उड़ीसा में, पुलकट आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, अष्टमुड़ी और वेवनाद केरल में बहती हैं। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो उड़ीसा में है। यह रामसर स्थल भी है। ज्वालामुखी झीलों का उदाहरण लोनार झील महाराष्ट्र में है। यह भी एक रामसर स्थल है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच झीलें हुसैन सागर झील हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे और लखनऊ गोमती नदी किनारे है। मिस्ट्रल स्पेन में चलने वाली स्थानीय हवा है जो एक ठंडी हवा है। वहीं ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली एक गर्म हवा है। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।